एक खराब प्रिंटर, एक कंप्यूटर वायरस और एक साल की प्लानिंग क्या क्या कर सकती है? इस सवाल का जवाब बांग्लादेशी सरकार को तब मालूम पड़ा जब नॉर्थ कोरिया के हैकर्स ने उनका पूरा बैंक अकाउंट खाली कर दिया था। चारों तरफ अफरा तफरी मची थी। एक झटके में बांग्लादेश जैसा गरीब देश का सारा पैसा गायब हो चुका था। बैंक के गवर्नर को नौकरी छोड़नी पड़ी और बांग्लादेश के अलावा दुनिया के सभी बैंकों की सिक्योरिटी एकदम से खतरे में आ गई। क्या है 21वीं सदी की सबसे बड़ी लूट की पूरी कहानी, जानेंगे हमारी इस वीडियो में, तो अंत तक कहीं मत जाना। 4 फरवरी 2016 गुरुवार का दिन था और अचानक से बांग्लादेश में एक प्रिंटर खराब हो जाता है। पर ना ही ये कोई आम प्रिंटर था और ना ही ये किसी आम बिल्डिंग में रखा गया था। ये प्रिंटर बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक, जिसे बांग्लादेश बैंक भी कहते हैं, उसकी 10वीं मंजिल पर था। वो मंजिल जो उस बैंक का सबसे सिक्योर्ड फ्लोर था और कुछ खास लोगों के अलावा किसी को यहाँ आने की इजाजत नहीं थी। पर प्रिंटर खराब होने पर अधिकारियों ने इसे सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि अगले दिन शुक्रवार था। बांग्लादेश में शुक्रवार और शनिवार की छुट्टी थी। जब बैंक के अधिकारियों ने छुट्टी से वापस आकर इस प्रिंटर को दोबारा ऑन किया तो पता चला न्यूयॉर्क के फेडरल बैंक में बांग्लादेश के 100 करोड़ डॉलर के अकाउंट में अब एक भी पैसा नहीं बचा था। ये बात बाहर लीक होती तो बड़ा स्कैंडल हो जाता, इसलिए इस बात को गुप्त रखा गया और बांग्लादेश बैंक ने न्यूयॉर्क संपर्क किया और जांच शुरू हो गई। जांच में सामने आया कि इस अटैक को गुरुवार की रात 8 बजे अंजाम दिया गया, जब बांग्लादेश बैंक के कर्मचारी घर जा चुके थे, लेकिन न्यूयॉर्क में सुबह हो रही थी। जब तक बांग्लादेशी कर्मचारियों को कुछ समझ आया तब तक न्यूयॉर्क में वीकेंड की छुट्टी चल रही थी। ये सारा पैसा नॉर्थ कोरिया के हैकर्स ने बड़ी ही चालाकी से फिलीपींस के शहर मनीला के कुछ बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया था। लेकिन 8 फरवरी को वहां भी छुट्टी थी और इसलिए इन हैकर्स को एक दिन का समय और मिल गया। इस अटैक को इतनी सावधानी से प्लान करना 1 साल पहले 2015 में ही शुरू हो गया था, जब जनवरी के महीने में रसेल आलम नाम के एक शख्स द्वारा बांग्लादेश बैंक को एक ईमेल भेजा गया। आलम ने कहा कि वो बांग्लादेश बैंक में नौकरी चाहता है और एक कर्मचारी ने उसका सीवी डाउनलोड कर लिया। न सीवी असली था न आलम। इस सीवी में एक वायरस था जिसकी खबर किसी को नहीं लगी और धीरे धीरे इसने पूरे बैंक के सर्वर पर अपना कब्जा जमा लिया और 1 साल तक वो इन कंप्यूटर्स में मौजूद जानकारी को नॉर्थ कोरिया भेजता रहा। पर उन हैकर्स ने इंतजार किया और इस बीच वो मनीला के सबसे बड़े बैंक RCBC में 4 बैंक अकाउंट सेटअप कर रहे थे, जो फेक ड्राइविंग लाइसेंस और बाकी दस्तावेजों की मदद से बनाए गए और उनमें 1 साल के लिए कुछ पैसे डालकर छोड़ दिया गया। अब सिर्फ एक परेशानी थी, बांग्लादेश बैंक की 10वीं मंजिल पर रखा वो प्रिंटर हर एक ट्रांजिशन को प्रिंट करता था। एक बार जब उसे खराब कर दिया गया तो इन हैकर्स का रास्ता साफ हो गया। बैंक से 951 मिलियन डॉलर यानी भारतीय रुपयों में कहें तो 7,131 करोड़ रुपए को साफ कर दिया गया। दुनिया के बड़े बड़े बैंक स्विफ्ट नाम का एक सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। इन हैकर्स के पास इसका एक्सेस आ गया था और फिर इन्होंने बैंक के कर्मचारी बनकर न्यूयॉर्क से पैसे निकालने की रिक्वेस्ट भेजना शुरू की। जब जांच में पता चला कि पैसे फिलीपींस में हैं, तो फिलीपींस से पैसा वापस रिक्लेम करने के लिए कोर्ट ऑर्डर की जरूरत थी। लेकिन कोर्ट ऑर्डर का मतलब था खबर का मीडिया में लीक होना। बांग्लादेशी सरकार के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा था और कोर्ट ऑर्डर के बाद पूरी दुनिया को ये पता चल गया कि क्या हुआ है। आमतौर पर इस तरह का पैसा वापस नहीं आता है, लेकिन कुछ संजोग ने बांग्लादेश की काफी मदद की। जैसे कि मनीला का RCBC बैंक जुपिटर स्ट्रीट पर स्थित है, लेकिन जुपिटर नाम से एक ईरानी शिप भी है, जिस कारण कंफ्यूजन से बचने के लिए कुछ ट्रांजैक्शंस को कंप्यूटर द्वारा रोक दिया गया था। हैकर्स ने 35 अलग अलग ट्रांजैक्शंस की थी, जिसमें से 5 सक्सेसफुल हो गई और अभी भी बांग्लादेश के 101 मिलियन डॉलर उन हैकर्स के पास ही थे। इसमें से 20 मिलियन डॉलर एक श्रीलंकाई चैरिटी के नाम पर भेजे गए, लेकिन उसमें हुई एक स्पेलिंग मिस्टेक के चलते इस ट्रांजैक्शन को भी रोक दिया गया और अब उनके पास सिर्फ 81 मिलियन डॉलर बचे थे। बांग्लादेश जैसे गरीब देश के लिए 81 मिलियन बहुत ज्यादा थे
और हर हाल में वो इसे वापस पाना चाहते थे। पता चला कि $81 मिलियन को इन हैकर्स ने पहले लोकल करेंसी में बदला और फिर बैंक से निकालकर मनीला के एक कसिनो द सोलायर में ले गए। कसिनो में ले जाने का मकसद साफ था, एक बार ये पैसा कसिनो में चला गया तो फिर कोई ये ट्रेस नहीं कर पाएगा कि ये पैसा कहां से आया और इसे नॉर्थ कोरिया ले जाना आसान हो जाएगा। कसिनो में 81 में से $50 मिलियन के गैम्बलिंग चिप्स खरीदे गए और जुए में इस पैसे को हार जाने के डर से इन लोगों ने एक प्राइवेट टेबल बुक किया जिसमें सिर्फ इन्हीं के लोग बैठे थे। बाकी बचे 31 मिलियन को एक चाइनीज आदमी सू को दे दिया गया जो एक प्राइवेट जेट में इसे लेकर वहां से चला गया और फिर कभी उस देश में नहीं देखा गया। बांग्लादेशी सरकार को जब कसिनो का पता चला तब तक काफी देर हो चुकी थी। सारा पैसा ब्लैक मनी से वाइट हो चुका था। आगे की इन्वेस्टिगेशन में किम वोंग नाम का एक शख्स $16 मिलियन के साथ उनके हत्थे चढ़ा। इसी शख्स ने कसिनो में उन लोगों के लिए सारा इंतजाम करवाया था। यहाँ से पता चला कि बाकी बचे 34 मिलियन को चीन के मकाऊ ले जाया गया है। मकाऊ और नॉर्थ कोरिया का पुराना संबंध है। सन 2000 में भी यहाँ से नकली $100 के कई नोट मिले थे जिन्हें एक कसिनो की मदद से नॉर्थ कोरिया मुख्यधारा में लाना चाह रहा था। ये सभी नोट नकली थे और इनमें एक चीनी बैंक भी शामिल था। जब खबर सामने आई तो उस बैंक को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। इसके अलावा भी जब किम जोंग उन ने अपने सौतेले भाई को देश से निकाला था तो वो भी मकाऊ में ही ठहरा था। 1987 के एक प्लेन हाईजैकर की ट्रेनिंग भी मकाऊ में ही हुई थी। सभी सबूत नॉर्थ कोरिया की तरफ ही इशारा कर रहे थे और तब पहली बार सबको समझ आया कि इसके पीछे किसका हाथ है। मकाऊ से ये पैसा लेकिन फिर गायब हो गया और इन्वेस्टिगेशन यहीं रुक गई। यानी बांग्लादेश के $65 मिलियन या कहीं 480 करोड़ रुपए आज तक गायब है। 2018 में अमेरिकी एजेंसी FBI को इस केस पर खास सबूत मिले जिसमें उन्होंने पार्क जिन हॉक नाम के एक शख्स को आइडेंटिफाई किया जो कि एक नॉर्थ कोरियन हैकर है और कई नामों से जाना जाता है। जांच के मुताबिक इसे नॉर्थ कोरियन सरकार ने बचपन से ट्रेन किया था और यूनिवर्सिटी में अव्वल नंबर पाने के बाद एक मिशन के तौर पर इसे चीन भेज दिया गया जहां ये 2002 से 2013 तक रहा। इस बीच कई बार इसे नॉर्थ कोरिया से भी ऑपरेट करते हुए पाया गया। 2011 के एक पुराने ईमेल से पता चला कि पार्क ने नॉर्थ कोरिया वापस आने की गुजारिश की थी क्योंकि उसे शादी करनी थी, पर नॉर्थ कोरिया में बैठे उसके बॉसेस ने उसे कुछ वक्त वहीं रुकने के आदेश दिए। 2014 के बाद पार्क की कोई भी जानकारी FBI के पास नहीं थी। नॉर्थ कोरिया में पार्क जैसे कई लोग हैं जिन्हें 12 साल की उम्र में ही अपने माँ बाप से अलग करके राजधानी में ट्रेनिंग दी जाती है। नॉर्थ कोरिया पर दुनिया भर के इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे हैं जिस कारण नॉर्थ कोरिया को ड्रग्स, हथियार और हैकिंग का सहारा लेकर अपने लिए फंड इकट्ठा करना पड़ता है और ये बच्चे इनके सिपाही बनते हैं। खैर, आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर